तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात को 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे देश में एक घटना घटी थी, निर्भया केस। हालांकि एक बार मैंने गलती से बताने के लिए 2014 बोल दिया था और ये घटना 2012 में हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। तमाम लोग शर्मसार थे कि यार ऐसी घटना हमारे देश में होती है। एक लड़की क्या हमारे देश की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। इसके बाद फिर अलग अलग धाराएं बनाई गई, मामले को ज़्यादा हाईलाइट किया जाने लगा। इससे पहले जब कोई ऐसी घटना होती थी तो बस सुर्खियों में दब के रह जाती थी, लेकिन उसी के बाद जब कोई घटना घटने लगी तो फिर उसको लेके मीडिया में भी तवज्जो हुआ, मीडिया में भी कवरेज मिला। पुलिस वाले भी कानून से थोड़ा सा आगे जाके काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लड़की अगर थाने में आके कह दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं है कि जाके गिरफ्तार ना करे, जबकि गिरफ्तार करना जरूरी नहीं होता। पुलिस चाहे तो बस पूछताछ करने के लिए बुला सकती है, फिर भेज सकती है। पुलिस को अगर भरोसा हो कि ये शख्स भागेगा नहीं, कहीं देश छोड़ के जाएगा नहीं या फिर जाने की हालत में नहीं है, तो ऐसे हाल में जरूरी नहीं कि उसको फौरन पकड़ लिया जाए। पुलिस चाहे तो कोर्ट में ले जाके कस्टडी मांग सकती है, नहीं तो फिर नहीं भी मांग सकती है। यानी कायदे से इस केस में भी दोनों पहलू होते थे। लेकिन अब पुलिस वाले भी डरते हैं कि अगर हम दूसरे पहलू की तरफ सोचने लगे और कहीं महिला आयोग ना आ जाए। इस वजह से पुलिस वालों की बेचारे की मजबूरी होती है। हालांकि कुछ ऐसे वैसे केस हुए जिसमें पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर केसों में पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत बचानी होती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मामला अगर वायरल हो गया तो फिर क्या करें। और ऐसे में कभी कभार गलती भी हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। कहानी साल 2019 की है, आज से ठीक 6 साल पहले। और ये कहानी इतनी उलझा देने वाली कहानी है कि शायद ऐसे मामले में इससे बेहतरीन कोई कहानी नहीं हो सकती कि कानून का मिसयूज कैसे किया जाता है। बात जयपुर आगरा हाईवे की है। तारीख थी 19 मई साल 2019, यानी आज से ठीक 6 साल पहले। एक शख्स थे, एक पुलिस वाले थे जिनका नाम था कमलेश, और इनकी ड्यूटी लगी थी पेट्रोलिंग पे, यानी रात के अंधेरे में गश्त लगाना, कहीं कोई इनलीगल एक्टिविटी ना हो, कोई गांजा भांग ना पी रहा हो, कहीं कोई चोरी वगैरह ना कर रहा हो। तो ऐसे ही गश्त लगाने के लिए निकलते हैं। अचानक से एक शनि मंदिर के पास हाईवे पे इनकी गाड़ी रुक जाती है। चूंकि इनके सामने कुछ अजीब था, ये रुकते हैं, उतरते हैं, गाड़ी की रोशनी में देखते हैं कि सड़क किनारे एक लड़की पड़ी है बिना कपड़ों के। अब ये चीज़ जैसे ही देखते हैं फौरन ये बौखला जाते हैं, क्योंकि शायद इनकी ज़िंदगी का पहला ऐसा मामला था जहां इन्होंने ऐसी चीज़ देखी थी। इसी के जस्ट बाद फौरन ये ऊपर फ़ोन करते हैं, पूरा मामला समझाते हैं, बताते हैं कि एक लड़की है बिना कपड़ों के, हाथ पाँव बांधा गया है, मुंह पे पॉलीथीन है। 5 से 7 मिनट लगे होंगे। तमाम जो महिला पुलिसकर्मी थी, वो जो डॉक्टर्स की टीम है, वो ये तमाम लोग आते हैं। फौरन उस लड़की के मुंह को खोला जाता है, शरीर पे एक कपड़ा डाला जाता है, होठों पे टेप लगा था, उस टेप को निकाला जाता है, पुरुष को वहाँ से थोड़ा सा साइड किया जाता है। बाकी जो महिला पुलिसकर्मी थी जांच पड़ताल करती हैं। जब जांच पड़ताल करती हैं तो कुछ अजीब अजीब चीज़ पता चलती है। उस महिला के कायदे से लड़की ही थी, बामुश्किल 25-26 साल उसकी उम्र रही होगी, देखने से ही लग रहा था। उस 25-26 साल की लड़की की प्राइवेट पार्ट में एक बल्ब डाला गया था। पूरे शरीर पे जगह जगह खरोच के निशान थे, हर एक खरोच से खून निकल रहा था, जगह जगह चोट के निशान थे। यानी देखने से ही पता चल रहा था, जो सर्कमटेंशियल एविडेंस थे उसके हिसाब से किस लड़की के साथ किसी ने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। अब एक हाईवे के किनारे एक लाश तो नहीं कह सकते, लेकिन अधमरी हालत में एक लड़की बिना कपड़ों के, 25-26 साल जिसकी उम्र, शरीर पे इतने चोट के निशान की आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया हो या मीडिया, पूरे देश की ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनती है। लिहाजा पुलिस वाले भी थोड़ा सा घबराते हैं। घबराने के बाद फौरन इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इधर पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल करने के लिए उस इलाके को छानना शुरू करती है। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, वो भी सहम जाते हैं, चूंकि ऐसा क्रिटिकल केस कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में एक बल्ब का मिलना। दिक्कत ये थी, बल्ब निकालने जाए, पता चले बल्ब से प्राइवेट पार्ट में कोई इंजरी ना हो जाए। जगह जगह चोट के निशान, लड़की बेहोशी की हालत में। जैसे तैसे करके डॉक्टरों ने उसको होश में लाया, लेकिन उसकी तकलीफ, उसकी दर्द को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको फौरन इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। लड़की इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हो गई और रात भर पुलिस वाले उस पूरे इलाके की खाक छानते रहे। मेहनत रंग लाई।
एक चादर मिला, लड़की के कपड़े मिले और वो तमाम जगह दिखी जहां इस लड़की ने संघर्ष किया था। अब पुलिस वाले उन तमाम चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करते हैं, फॉरेंसिक की टीम आती है, जांच पड़ताल करती है। अगले दिन तक पूरे न्यूज़ चैनल, पूरे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, उन पे हर एक जगह यही खबर कि एक लड़की इस तरह से पाई गई, उसके साथ किसी ने गलत काम कर दिया। पुलिस पे अलग प्रेशर, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं पूरे इलाके में, जाने कैसे किसने किया। इधर लड़की का इलाज चलता रहा और अंत में लड़की होश में आती है। जैसे ही होश में आती है, सबसे पहले तो पुलिस वाले राहत की सांस लेते कि कम से कम बेचारी कुछ बताए, कौन किया, किसने किया। जब ये तमाम चीज पूछताछ होती रही तो अंत में लड़की ने कहानी बताई। उसने कहा कि मेरे साथ कम से कम 3 से 4 लोगों ने रेप किया है। ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने का सहम जाते हैं, पूछते हैं किसने। तब इस लड़की ने कहा कि बात साल 2018 की है। मैं एक डेटिंग ऐप यूज करती थी, यानी एक ऐसा ऐप जिस पे लड़के लड़कियों से मिलते हैं, लड़कियां लड़कों से मिलते हैं। अगर बात विचार एक दूसरे के साथ मैच कर जाए तो फिर सामने से भी मुलाकातें होती हैं। इस ऐप का पर्पज़ यही है कि जो रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड हो, जो शादी करने में इंटरेस्टेड हो, ऐसे लोगों को एक दूसरे से मिलाना, स्वतंत्र होकर एक दूसरे से बातचीत कर सके। ऐसे ही एक ऐप पे इस लड़की की मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है। मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, नंबर तक एक्सचेंज कर लिया गया, दोनों व्हाट्सएप पे बातचीत करने लगे। इसी दौरान अब लड़की ने सोचा कि इस लड़के से शादी हो जाए। उसने बात की, लड़के ने भी हाँ कह दिया। लड़की ने फिर इस कांस्टेबल की तस्वीर अपने माँ बाप को दिखाई। मम्मी को ये तस्वीरें काफ़ी पसंद आ गई। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें पसंद है, ये लड़का मुझे पसंद है, इसी से तुम्हारी शादी होगी। दोनों खुश। इसी के जस्ट बाद अचानक से लड़के ने फ़ोन किया एक दिन। फ़ोन करने के बाद उस लड़के ने कहा कि देखो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, सैलरी आ जाएगी मैं तुम्हें वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। अब ये बात जैसे ही ये लड़की सुनती है, कहती है ठीक है भाई, आने वाले टाइम में शादी होगी, अभी मैं कुछ पैसों के लिए पीछे हट जाऊँ, वो भी एक बेइज्जती होगी कि देखो पैसे की बात आई तो पीछे हट गई। उसने 20-25 हज़ार रुपये दे दिए, बात आई गई हो गई। थोड़े दिन बाद फिर और पैसे डिमांड किए उस लड़के ने। अब और पैसे मांगे, इसने और दे दिए। लेकिन 40-50 हज़ार रुपये जब ये दे चुकी थी, तब इसको लगा कि कहीं ये आदमी पैसे वैसे तो नहीं लूट रहा, और इसे भी ज़रूरत पड़ी। इसने फिर रिटर्न मांगा। जब रिटर्न मांगा तो उस लड़के ने पैसे को आनाकानी किया। इसने फिर फ़ोन किया। बार बार जब ये फ़ोन करने लगी तो अंत में उस कांस्टेबल ने ब्लॉक कर दिया। अब ये बेचारी ठगी गई। इसने कहा अब क्या करें। इत्तेफाकन इसको उस लड़के का एड्रेस मालूम था, तो ये 19 तारीख को, या फिर कायदे से कहें तो 18 ही तारीख को पहुंच जाती है उस लड़के के घर। जाने के बाद सोचती है कि क्यों ना रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाए कि कैसे इसने पैसे मांगे थे। घर वाले सुनेंगे तो सुनने के बाद मैं भी पैसा वापस करवा दें। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनवाती है, अचानक से इसके सर पे एक गहरा चोट लगता है, किसी ने वार किया। ये बेहोश। थोड़ी देर बाद जब इस लड़की को होश आता है, ये देखती है कि एक कमरे में अंधेरे, और वहाँ पे कुछ लड़के मौजूद हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। ये बेचारी निर्वस्त्र थी, इसके अंडरगारमेंट्स इसके हाथ पांव बांधे हुए थे। डर जाती है, चीखने की कोशिश करती है लेकिन चीख नहीं पाती, मुंह पे टेप था। वो लड़के बारी बारी से इसके साथ रेप करते हैं, इसको सिगरेट से जलाते हैं, टॉर्चर करते हैं। इस कदर टॉर्चर करते हैं कि ये फिर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसे होश आता है तो ये अपने आप को कांटों के बीच एक जंगल में पाती है। पूरा शरीर इसका लहूलुहान था, हाथ पांव बंधा हुआ था। इस वजह से घिसटते हुए उस जगह से सड़क तक आती है। इस आने के दौरान इसके शरीर पे जगह जगह कांटों से चोट लगे, जो बबूल के कांटे होते हैं, जो बेर के कांटे होते हैं। इन तमाम कांटों को सहते हुए लड़की सड़क पे आती। इसके बाद पुलिस की गाड़ी सामने से संजोग से पहुंच जाती है। फिर मामला यहां तक पहुंचा। अब ये पूरी कहानी जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, गुस्से का ठिकाना नहीं था। लोगों तक ये बात पहुंची, लोग भी नाराज थे कि फौरन उस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ की जाए। फौरन पूछताछ करने के लिए उस कांस्टेबल के पास पुलिस की एक टीम जाती है। इत्तेफाकन कांस्टेबल मिलता नहीं, फिर कोशिश करती है। 36 घंटे के अंदर उस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लेती है।
गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ होती है कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया था, क्यों किया था, क्यों किया था कि तो बात ही नहीं है। लेकिन उस कांस्टेबल ने कहा कि भाई मैं तो पहली बात तो तुम्हारी महकमे का हूँ, मैं करता तो इतनी आसानी से छोड़ नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि मामला बाहर जाएगा तो मेरी नौकरी जाएगी, मेरी ज़िंदगी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि 40,000 रुपये तो मेरी सैलरी ही है, तो 45,000 के उधार के लिए मैं इतना बड़ा काम क्यों करूँगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ये लड़की मेरे किसी तरह के संबंध में भी नहीं है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। उनको लगा कि शायद ये कांस्टेबल झूठ बोल रहा। उन्होंने और कोशिश की, लेकिन तमाम तरीके से पड़ताल, तमाम तरीके से पूछताछ करने के बाद कहीं से कोई क्लू हाथ लगे नहीं। वो आदमी मानने को तैयार नहीं। अच्छा, उसको भी पता था कि पुलिस के पूछने का तरीका क्या है, लेकिन फिर भी बिना डरे यही लाइन बोल रहा कि भाई मैंने नहीं किया। आप चाहे जो टेस्ट करवा लो, आप पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट करवा लो, कुछ भी करवा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। अब लगातार ये बात जब पुलिस वालों के सामने वो सिपाही बोलता रहा, पुलिस वालों को लगा कि यार ये आदमी जानता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है, तो कहीं ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लोचा हो। इसके बाद पहली बार पुलिस वाले उस लड़की के साइड से सोचना बंद करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस के दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ और काम किया जाए। इसके बाद पुलिस वालों ने इस लड़की से ही पूछताछ शुरू की। सबसे पहले पूछा कि तुम कब आई थी, कैसे उसके घर पर पहुंची, उस सिपाही के। जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि एक कैब के माध्यम से। उसके बाद पुलिस ने इस लड़की की कॉल डिटेल खंगाली। जब कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि हाँ, एक रैपिडो से ये गई थी। रैपिडो वाले को बुलाया, उससे पूछताछ की कि क्या तुमने इस लड़की को इस लड़के के घर पे छोड़ा था, ऐसा वैसा। जब रैपिडो वाले से पूछताछ की तो उसने एक अलग बयान दिया। उसने कहा साहब ये लड़की मुझे बुक करती है, मैंने इसकी राइड एक्सेप्ट की, इसके बाद ये अलग अलग जगहों पे मुझे घुमाती रही और अंत में एक जंगल के पास कहती बस यहीं छोड़ दो। मैं भी कंफ्यूज था कि अलग अलग जगहों पे क्यों घुमा रही थी, क्योंकि बार बार ये अपनी लोकेशन को चेंज कर रही थी। अब ये बयान जब पुलिस वाले सुनते हैं, फिर यहां से थोड़ा और डाउट हुआ। उन्होंने इस लड़की की पूरी एक्टिविटी खंगाली। जब और एक्टिविटी खंगाली तो पता चला कि 4 दिन पहले इसी इलाके में फिर ये गई थी। पता किया क्यों गई थी, जिस कैब के सामने ये गई थी, जिस कैब में बैठ के, उससे पूछताछ करी। जब पूछताछ करी तो पता चला कि हाँ, ये और इसके साथ 3 लड़के इस आदमी के घर के पास गए थे। ये सिपाही की वर्दी में खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये चारों लोग उसको हड़का रहे थे, फटकार रहे थे, धमकी दे रहे थे। अब चूंकि एक सिपाही को कोई धमकाए, ये बात तो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, तो ऐसे हाल में उस कैब ड्राइवर को अच्छा खासा याद था। पुलिस ने कहा ये क्या है। अब फाइनली पुलिस ने अपना 2 और दांव खेला। इस लड़की की कॉल डिटेल खंगाली, लास्ट लोकेशन की, ये कहां कहां एक्टिव थी, और दूसरी चीज कि इस लड़की का असल मुद्दा क्या है। अब ये 2-3 चीजें जब खंगाली, जब लास्ट लोकेशन चेक की तो पता चला ये लड़की का जो फोन था, क्योंकि इसने कहा था कि मैं वीडियो दिखाने गई थी, लेकिन फोन जहां ये रहती थी, जिस हॉस्टल में, एक हॉस्टल की छात्रा थी ये, वहीं पाया गया। और दूसरा, इसका कहीं भी कोई ऐसा लोकेशन नहीं था जो उस घर के आसपास दिख रहा हो। ये तमाम चीजें पुलिस वालों को शंका की दृष्टि से देखने पे मजबूर करती है। अच्छा, इधर जब ये तमाम चीजें होती रही और मामला कोर्ट तक नहीं गया, तब पुलिस के ऊपर आरोप लगने लगा कि देखो अपने बिरादरी के लोगों को बचाने के लिए पुलिस कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन पुलिस थी कि उसको आखिर एक कंक्लूजन चाहिए था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा, तमाम सबूत चाहिए थे। अब पुलिस ने इस लड़की से तबीयत से पूछताछ की, उस तरीके से पूछताछ की जिस तरीके से शायद किसी रेप पीड़िता से पूछताछ की ही नहीं जा सकती थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तब जो कहानी निकल के सामने आई, वो कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि वास्तव में हर मर्द जात के लिए खतरे का विषय है। इस कहानी की असल शुरुआत वही साल 2018 से ही होती है। इस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया पे कांस्टेबल से हुआ। कांस्टेबल से मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, शादी की बातें होने लगी। लड़की की माँ को वो कांस्टेबल बेहद पसंद आता है, चूंकि वो वेल सेटल्ड था, सब कुछ उसका ठीक था, पैसे वैसे भी बढ़िया कमा रहा था। इसी वजह से उसने अपनी लड़की से कहा कि चाहे जो हो जाए, ये लड़का हाथ से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये बार बार पैसे की डिमांड करती, बार बार पैसे मांगती, सब कुछ करती, उस लड़के को लग गया, उस कांस्टेबल को, यार कि एक थोड़ी सन की महिला है, इसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, गोल्ड डिगर टाइप है। उसने किनारा करना शुरू किया। अब उसने जब किनारा करना शुरू किया तो फिर बात बिगड़ गई।
ये थाने पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उसके ऊपर रेप का आरोप लगाती है। अब थाने पहुंची, रेप का आरोप लगाया, लगाने के बाद पुलिस वालों ने पहले तो उसको बुलाया, लेकिन जब देखा कि बिरादरी का मामला, उसने कहा कि ठीक है भाई, हम जांच पड़ताल में सहयोग करेंगे, आप जांच पड़ताल करो। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो कोई मामला साफ निकला नहीं। इस लड़की को भी समझा बुझा के भेज दिया कि ऐसे फर्जी मुकदमे मत लिखाया करो, और बाइज्जत उस कांस्टेबल को बरी कर दिया। यहीं से ये जल गई। इसने सोचा कि मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि इस बार ये बचेगा ही नहीं। सबसे पहले ये 4 दिन पहले उसके इलाके में जाती है रात के 2:30 बजे। जाने के बाद पूरा रेकी करती है कि कौन कहाँ पे मौजूद है, कैसे रहता है, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। उसके बाद फिर 3 दिन बाद जाती है अपने 3 दोस्तों को लेके कि शायद एक आखिरी वार्निंग दे दे, ये मान जाए। लेकिन फिर भी वो सिपाही झुकने को तैयार नहीं। फिर इसने अपना फाइनली गेम खेला। ये रात को अकेले उस जंगल में जाती है। जाने के बाद सबसे पहले अपने आप को निर्वस्त्र करती है, अपने कपड़ों को फाड़ती है, एक रियल संघर्ष करती। सोची इसने अपने जिस्म पे कितनी चोटें सही थी किसी को फंसाने के लिए कि कांटे को खरोच लिया जाए, कांटों पे गिरूंगी, रगड़ूंगी, घसीटी जाऊंगी तो कैसा होगा। ये किया। सिगरेट से अपने जिस्म को जलाया भी। अब सोचिए, अब छोटी सी माचिस की लौ लग जाती है तो हम लोग जल जाते हैं। इसने सिगरेट से दागा अपने आप को कि कितना ऑथेंटिक लगे सब कुछ। इसके बाद निर्वस्त्र करते अपने अंडरगारमेंट्स। अच्छा, इसको इतना कैलकुलेटेड रिस्क इसने लिया कि आने वाले आधे घंटे में पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, तब तक पॉलीथीन में अपने आप को बांध लेती हूँ। सोचिए, पुलिस की गाड़ी थोड़ी सी लेट होती तो भी ये मर सकती थी। इसने अपने प्राइवेट पार्ट में खुद बल्ब डाले, शरीर पे कांच से निशान लगाए और तरह तरह की वो आडंबर रचाए, जिससे कंफर्म हो जाए कि इस लड़की के साथ सच में बहुत गलत हुआ है। और अंत में ये बातें प्रूफ कर ली जाती है। वो तो भला हो पुलिस की जांच पड़ताल का, जिसने एक निर्दोष सिपाही को बचा लिया। नहीं तो जिस हिसाब से हमारे यहाँ फेमिनिज्म चलता है, सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट हमारे ही देश में है। थोड़ी सी बात होती है उसको तूल पकड़ा दिया जाता है। पुलिस के लिए कोई नियम नहीं। पत्नी IAS भी हो फिर भी पति बेचारा कुछ क्लेम नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें, पुरुष होना आज के टाइम में आसान नहीं है। कोई भी कहीं भी फंसा दे। आप एक फ़ोन कर देते हैं किसी लड़की को तो चाहे तो छेड़छाड़ 10-90 पे फ़ोन कर दे कि भाई बार बार फ़ोन कर रहा, इसने मुझे फ़ोन करके कुछ उल्टा सीधा कहा। आपके पास कोई लड़की फ़ोन करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर लड़की फेक केस लगा दे तो आप जेल चले जाएंगे। बाद में प्रूफ हो लड़की ने फेक केस लगाया तो कुछ नहीं होगा। समझा बुझा के मामला रफा दफा। और ऐसे ही पुरुषों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। खैर, तो फाइनली इस लड़की को क्या सज़ा मिलेगी, अब ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि कोई ख़ास सज़ा मिली नहीं। क्योंकि एक बार इससे पहले भी इसने रेप का फर्जी केस लगाया, जांच पड़ताल हुई, बाइज्जत बरी हो गया लड़का। दोबारा इसने दूसरे तरीके से कोशिश की, पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब ये बरी हुआ, नहीं तो नहीं होता। और ये हमारे दुनिया का एक बेहद घिनौना कानून है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे यानी कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।